पक्ष के साथ रहते हैं, उस पक्ष के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, चाहे डिफेंस हुए चाहे प्रोसिक्यूशन से हुए। अब जेल तो अपवाद है, जमानत नियम है कि नए अधिवक्ताओं का पंजीयन जो है वो निश्चित रूप से बहुत कम में होना चाहिए। लेकिन ये कानून बनेगा तभी, इसमें कानून बनेगा तभी। लेकिन आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। मुझे कचहरी जाना है, समय से जाना है, देर तक रहना है। जो विधि व्यवसाय कर रहे हैं नए लड़के, बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं उमेश धर द्विवेदी और मेरे साथ बैठे हैं नीरज कुमार शाही जी, जो सिविल कोर्ट गोरखपुर में फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता का जो व्यवसाय है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ये माना जाता है कि इस व्यवसाय में लगातार चुनौतियां हैं और जब से व्यवसाय शुरू होता है और जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक व्यवसाय से जुड़ा रहता है और चुनौतियों से सामना करता रहता है। लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या बना करके वो हमेशा अपने कार्य को संपादित करता है। तो शाही जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैंने बताया है कि आपका नाम तो मैंने बता दिया, मैं आपके जीवन वृत्त पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपके माता पिता कौन है, ज़रा उनके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, मेरी माता जी का नाम श्रीमती सूर्यकांति शाही है तथा मेरे पिताजी का नाम मनोज कुमार शाही है। अच्छा। मेरा जन्म स्थान गोरखपुर ही है। प्राथमिक शिक्षा मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से ग्रहण किया था। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मैंने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से किया है। अच्छा। स्नातक की पढ़ाई मैंने दिव्यनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से किया तथा LLB की पढ़ाई मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। मैं LLB की पढ़ाई पूरी होते ही बस फरवरी 2003 में मैं विधि व्यवसाय में आ गया। अच्छा, फरवरी 2003 से। जी। अच्छा, तो विधि व्यवसाय में आप सीधे गोरखपुर आए या लखनऊ से आपने शुरू किया? नहीं, मैं सीधे गोरखपुर से ही शुरू किया। अच्छा। क्योंकि शिक्षा दीक्षा सब गोरखपुर हुई थी, इस नाते मैं गोरखपुर में ही अपना कार्य क्षेत्र चुना और गोरखपुर से अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। वरिष्ठ कौन थे? मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता, मैंने जब शुरुआत में आया तो मैं जितेंद्र दुबे जी के यहाँ कुछ दिन बैठा। बाद में मैंने अजीत कुमार श्रीवास्तव साहब के यहाँ बैठा। अच्छा। अजीत कुमार श्रीवास्तव जी के ही मैं पूरा। तो अजीत कुमार श्रीवास्तव जी फौजदारी का जाना माना नाम। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उनके सानिध्य में आपने जो है जी शुरू किया। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि हम फौजदारी की ही वकालत करेंगे जो है, क्योंकि वकालत का तो तमाम क्षेत्र है जो है, दीवानी है, फौजदारी है, रेवेन्यू है, तो फौजदारी में ही आप क्यों आए? देखिए, मुझे ये महसूस होता था, मैं पत्रिकाओं में पढ़ने के माध्यम से या सामाजिक जीवन के दौरान या विद्यार्थी जीवन के दौरान, कि जब व्यक्ति चारों तरफ से थक जाता है या उसकी शासन प्रशासन में कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है तो वो न्यायपालिका की तरफ देखता है। और मुझे महसूस हुआ कि मैं अगर विधि व्यवसाय करूँगा तो तमाम उन गरीब मजलूमों की भी मदद कर सकता हूँ जो आज पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। आप तमाम जगह देखते होंगे कि तमाम ऐसे लोग भी हैं, गरीब लोग हैं जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन बिल बांड नहीं भर पा रहे, इस नाते वो जेल से नहीं निकल पा रहे हैं। या जो अर्थदंड लगा है, बहुत छोटे छोटे 200, 400, 500, 600 रुपये के अर्थदंड हैं और वो नहीं जमा कर पा रहे हैं और एक्स्ट्रा जेल काट रहे हैं। तो मुझे लगा कि फौजदारी का ही एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में वास्तव पीड़ित की मदद किया जा सकता है। इस कारण मैंने जो है फौजदारी के क्षेत्र को चुना। और आपके जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो अजीत श्रीवास्तव जी थे, उनसे आपको काफ़ी मदद मिली? निश्चित। मैं आज जो भी सीखा, जो भी पढ़ा, जो भी जाना, वो अजीत श्रीवास्तव साहब के ही सानिध्य में रहकर ही सीखा पढ़ा। जैसे फौजदारी के मामले में ये माना जाता है कि कम से कम 5 वर्ष तक अगर किसी सीनियर के सानिध्य में अगर कोई अधिवक्ता, कोई नया लड़का अगर विधि व्यवसाय शुरू कर रहा है तब वो परिपक्वता आती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, विधि व्यवसाय में सीखने को तो जीवन भर है। डेली नई नई रूलिंग्स आती हैं और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं, सीखना तो जीवन भर है। लेकिन 5 साल का समय यदि ईमानदारी के साथ और पैसे को छोड़कर ईमानदारी के साथ अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के सानिध्य में रहा जाए और ठीक प्रकार से उनके चैम्बर को में जाया जाए, ठीक प्रकार से उनकी बातों को सुना जाए, उनके आर्गूमेंट्स को सुना जाए, तो 5 साल पर्याप्त समय है कि व्यक्ति स्वयं जो है अपनी अलग प्रैक्टिस कर सकता है और मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है, इंडिपेंडेंट हो जाए। जी। तो मान लीजिए जब अधिवक्ता स्वयं जैसे ही विधि व्यवसाय शुरू कर लेता है तो माता पिता
फिर दिमाग में ये होता है कि अब लड़के की शादी करनी चाहिए। जी जी। तो जो आपका दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ वो विधि व्यवसाय में आने के बाद शुरू हुआ या पढ़ाई के दौरान ही शुरू हो गया? नहीं नहीं, मैं जब विधि व्यवसाय में आ गया, प्रैक्टिस शुरू कर दिया, उसके बाद ही मेरा विवाह संपन्न हुआ था। आपकी पत्नी गृहिणी हैं कि हाँ, मेरी सेवा में पत्नी कहीं हैं? पूरी तरह गृहिणी है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, अच्छा एक बेटी एक बेटा। अच्छा, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं? दोनों लिटिल फ्लावर से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके पिताजी सेवा में थे? जी, मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे, बिजली विभाग में सर्विस करते थे। अच्छा अच्छा। पिताजी कितने भाई थे? पिताजी हमारे 2 भाई रहे। पिताजी हमारे बिजली विभाग में रहे और हमारे छोटे चाचा जो है RTO ऑफिस में सर्विस किए। अच्छा अच्छा जी। और आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं, एक मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई जो मेट्रो में AGM है, वो दिल्ली में पोस्टिंग है उसका। अच्छा, बहन भी हैं? हाँ, एक बहन है। अच्छा, उसका शादी हो चुका है, उनके पति भी MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कार्यरत हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो नए लड़के जो आते हैं उनके लिए फौजदारी की वकालत कितनी बेहतर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं के बारे में जो धारणा है बिल्कुल समाज के अंदर, वो बिल्कुल बेतुगा है, बिल्कुल बेमानी है। आज अधिवक्ता समाज के हर क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति से अच्छा जीवन यापन व्यतीत करता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के को ले लीजिए, चाहे अर्थ को ले लीजिए। और मैं तो आपके माध्यम से नए अधिवक्ताओं को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से विधि व्यवसाय में आकर ईमानदारी के साथ अगर कार्य को किया जाए तो उनकी जो भ्रम है या जो भ्रामक स्थितियां समाज के अंदर वो मतलब बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और निश्चित रूप से विधि का व्यवसाय बहुत सम्मानजनक व्यवसाय और हर दृष्टि से है। तो आप प्रतिरक्षा की वकालत करते हैं, कभी ऐसा मौका आया कि जब आपको अभियोजन की तरफ से जो क्लाइंट ने आपसे आग्रह किया हो? और तमाम बहुत आज भी कर रहा हूँ, तमाम जगह। ज़्यादातर हम लोग अभी डिफेंस काउंसिल हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी हम लोग तमाम मुकदमे में हैं और वहाँ भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ADGC महोदय मौजूद रहते हैं, DC मौजूद रहते हैं, लेकिन उनके साथ भी हम लोग रहते हैं और जिस पक्ष के साथ रहते हैं उस पक्ष के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, चाहे डिफेंस हुए चाहे प्रोसिक्यूशन से हुए। जो पीड़ित पक्ष है या जो व्यक्ति प्राइवेट अधिवक्ता रखना चाहता है, वो अपनी संतुष्टि के लिए रखना चाहता है कि थोड़ा सरकार कोर्ट में बहुत भीड़ है और तमाम गवाह आ चुके होंगे, तमाम चीज़ें हैं, हो सकता है कि सरकारी वकील साहब को बहुत भरपूर समय न मिल पा रहा हो उसको समझाने के लिए, या वो अच्छा समझाने का प्रयास कर रहे हो और वादी ही समझ ना पा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में वो प्राइवेट वकील रखता है, तो थोड़ा सा उसको हम लोग और अच्छे तरीके से सहयोग तैयार कराते हैं और निश्चित रूप से हम लोग के तैयार कराने में सरकारी वकील की पूरी भूमिका रहती है। अच्छा, प्रतिरक्षा में ये माना जाता है कि फौजदारी में जमानत की जो प्रक्रिया होती है वहाँ अधिवक्ताओं का तर्क, वहाँ उनका बुद्धि कौशल, सबसे पहली परख वहीं शुरू हो जाती है। जी जी। तो जमानत में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि तुरंत जो है आप अपने मुवक्किल को रिलीफ दिला सकें? क्या बताएंगे जो नए हमारे अधिवक्ता जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं? जी जी। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जमानत में, ताकि आगे आने वाले समय में या जो विचारण शुरू होता है उसमें कोई दिक्कत ना आने पाए? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हो जाती है तो वो किन सेक्शन में वो मुकदमा दर्ज हुआ है और उस सेक्शन का अपराध गठित हो रहा है कि नहीं, इस पे हम लोग का पूरा ध्यान रहता है कि जिस सेक्शन में मुकदमा पंजीकृत है उस सेक्शन का अपराध गठन हो रहा है कि नहीं, एक चीज़। दूसरा ये है कि वो अपराध FIR टाइम से लिखा गया है कि काफ़ी डिले लिखा गया है, या खुद उसने लिखा या किसी से राय भी मार करके लिखवाया। दूसरा है कि हमें क्यों फर्जी फंसाया गया। हम एक फॉल्स एप्लीकेशन का बहुत बड़ा आधार होता है कि साहब हमको इस नाते फर्जी फंसा दिया गया। तो ये सारे बिंदुओं पे हम लोग बहस करते हैं और कि हमें फर्जी क्यों फंसा दिया गया और FIR में क्या त्रुटियां हैं, या अब तक विवेचक द्वारा जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है वो एविडेंस पर्याप्त नहीं है। तीसरा, अभी तमाम व्यवस्थाएं आ गई साहब, जेल तो अपवाद है, जमानत नियम है। हमें जमानत मिलना चाहिए, जमानत नियम है, जेल अपवाद है। ठीक है, ट्रायल में जो फैसला माननीय न्यायालय का उसे मंजूर होगा बेल में, और फेयर ट्रायल कराने के लिए भी बेल की आवश्यकता है।
अगर फेयर ट्रायल कराना हो तो बेल अगर मिलेगा तो भी वो व्यक्ति अपनी बात और अपनी बेगुनाही अपनी अधिवक्ता को बता सकता है। तो इन सारे विषयों को हम लोग रखते हैं और अदालत उसे अगर कंसीडर करती तो हमारी जमानत तो जैसे आपने कहा कि जो FIR दर्ज होती है तो जो उचित धाराओं में वो दर्ज है कि नहीं है। जी जी। होता क्या है कि पुलिस विवेचना के दौरान अगर इस तरह का अपराध आरोप पत्र में वो दर्शित करती है जी जी, जो वास्तव में लगता है कि ये होना नहीं चाहिए, तो बेल के स्टेज पर आप जब अपना आर्गूमेंट करते हैं तो कितनी संभावना होती है कि अजमानती अपराध के मामले में जमानत सेशन न्यायालय से मिल जाए? क्या देखिए, जैसे अभी छोटा उदाहरण, जैसे 308 का मुकदमा है। अब 308 के मुकदमे की स्थिति आप देख लीजिए। अगर 308 किसी के ऊपर दर्ज हो गया और विवेचक संतुष्ट है तो विवेचक बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट लगा देता है। ये कहते हो साहब लगा देता है कि साहब 7 साल तक की सजा है। विवेचक नहीं संतुष्ट है या एक्यूज उनको नहीं संतुष्ट कर पाया तो आप उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अब दो प्रश्न उठता है यहाँ पे कि क्या 308 की परिधि में वो मुकदमा आता है क्या? आप देखते होंगे कि साहब CT स्कैन हुआ, कोई भी एबनॉर्मलिटी उसमें नहीं पाई गई, डॉक्टर का कोई बयान विवेचक द्वारा नहीं लिया गया कि साहब ये चोट मृत्यु के लिए पर्याप्त थी या नहीं थी। तो CT स्कैन आपका नॉर्मल है, डॉक्टर का कोई बयान है नहीं, आप बेहोश हुए नहीं, तो आप ऐसी स्थिति में 308 में हमें अंदर कर देना, तो इन सब बातों को अदालत बहुत गंभीरता से लेती है और ऐसे मामलों में अदालत जमानत प्रदान करती है। उच्चतम न्यायालय ने अभी रिसेंटली कहा है कि भाई एक्यूज को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। विशेष अपराध में जैसे SC/ST का मामला हुआ, चाहे NDPS का मामला हुआ, एंटी करप्शन के मामले हुए, इसके संबंध में क्या व्यवस्था है जमानत की? देखिए, SC/ST में जो स्पेशल एक्ट है, चाहे गैंगस्टर हो गए, चाहे SC/ST हो गए, चाहे पॉक्सो हो गए, इसमें एंटीसिपेटरी बेल लाई नहीं करती है। इसमें अग्रिम जमानत मेंटेनेबल ही नहीं है। ठीक है, अधिवक्ता डालते हैं, माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं, उच्च न्यायालयों को बहुत अधिकार है अपना जो करते हैं, लेकिन जो अभी आई कि एक तो एंटीसिपेटरी बेल लाई नहीं करती है। दूसरा है कि SC/ST में अपील है, मतलब अगर आप कोई बेल दाखिल करेंगे तो वादी को नोटिस जाएगी और नोटिस सर्व होने के बाद उसकी सुनवाई होती है। अच्छा, ट्रायल में कितना महत्व होता है जो तर्क आप देते हैं, जो तथ्य आप लिखते हैं बेल में, बेल के तथ्यों का विचारण के दौरान क्या वो पढ़ा जाता है? जैसे सर, या फिर नए तथ्य वहाँ पर? जैसे ट्रायल और बेल के दोनों स्टेज अलग अलग हैं और तमाम ऐसी बातें हैं जो हम लोग बेल एप्लीकेशन में नहीं, कम से कम मैं जैसे मेरी एक धारणा ये है कि मैं बेल एप्लीकेशन में तमाम बातों को नहीं लिखता हूँ। अच्छा, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं आर्गूमेंट में तो उस बात को कहता हूँ। तमाम बार ऐसे कोर्ट ने भी कहा कि साहब आप जो नहीं लिखे उस पर मत बोलिए, लेकिन हमारा जो मानना है, और हो सकता है थोड़ा मेरा कम ज्ञान हो, लेकिन मुझे ये मानना है कि बिल में हर बातों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि अभी वो प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन में है और आप सारी बातों को डिस्क्लोज करके आ जाएंगे तो विवेचक जो होता है उस बातों को ठीक कर लेगा। अच्छा, अपनी विवेचना के दौरान प्रकट नहीं होने देना, उसको प्रकट नहीं होने देना है। इनकी जो कमियों को अगर आप प्रकट कर देंगे तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो विवेचक ठीक कर देगा उसको। तो इस कारण जो है हमें लगता है कि तमाम बातों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तमाम बातों मतलब विवेचक को अनावश्यक अनाधिकार चेष्टा करने का मौका न मिले, इसलिए हम अपनी बातों को जो है, मुझे लगता है, मुझे ये नहीं, अधिवक्ता का अपना तर्क होता है। जी जी, और तर्कों के आधार पर इसीलिए अधिवक्ता के नाम के आगे विद्वान लिखा जाता है। क्योंकि एक ही चीज को दो अधिवक्ता दो तरह से कहते हैं। और जो कुशाग्रता और उनका ज्ञान कौशल, जो उनका तर्क है, उन्हीं तर्कों के आधार पर न्यायालय न्याय निर्णय करता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो है अधिवक्ता अपने मौकिल को बचाने के लिए, उसे न्याय प्रदान करने के लिए किस हिसाब से, किन तर्कों के आधार पर तथ्यों का प्रस्तुतिकरण कर रहा है, ये वो खुद जानता है। तमाम सारी चीज़ें हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से ये निर्धारित होती हैं। चलिए, बहुत अच्छा। जो परिवाद के मामले हैं, तो परिवाद के मामलों में तो दोनों तरफ से अधिवक्ताओं की उपस्थिति होती है। आप NI एक्ट पर अगर मैं बात करूं तो NI एक्ट शुद्ध रूप से परिवाद मामला है। जी। अगर समन हो गया है 138 में समन हो गया है और समन जा रहा है, इस दरमियान अगर जो चेक प्रदान करने वाला व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध
परिवार दाखिल किया गया है उसकी अगर मौत हो जाती है तो उस स्थिति में परिवार स्वतः खत्म हो जाएगा या उनके उत्तराधिकारियों से वसूलने की कोई व्यवस्था है, क्या है इसमें कोई? नहीं, अगर एक्यूज 38 है ना एक्ट में एक्यूज की मृत्यु हो जाती है तो वसूलने की व्यवस्था नहीं, परिवार स्वतः खत्म। लेकिन अगर परिवादी की मृत्यु हो जाती है तो परिवादी के स्थान पे उसका वारिस इस मुकदमे को कंटेस्ट कर सकता है। अच्छा, बार काउंसिल के बारे में थोड़ा सा एक सवाल अगर मैं आपसे करूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय बार काउंसिल के 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं जी, और एडवोकेट्स एक्ट बना 1961 में, 1960 में बना, 61 में इन्फोर्समेंट हुआ है, तो संभवतः उस समय जिलों की जो संख्या रही होगी वो 25-30 रही होगी, उस हिसाब से मानक बना दिए गए थे 25 सदस्यों की। आज 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो आज के परिवेश में क्या प्रत्येक जिले से एक प्रतिनिधि बार काउंसिल में जाना चाहिए? क्योंकि अब तो अधिवक्ताओं की भी संख्या बहुत हो गई है, क्या कहेंगे इस पर आप? अब देखिए, निश्चित रूप से अगर प्रत्येक जिले से एक व्यक्ति जाते हैं, एक्चुअली पूरे प्रदेश का चुनाव ही है। बिल्कुल भैया, ये पूरे प्रदेश का चुनाव है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन ये है कि ठीक है, उनकी संख्या अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से थोड़ा अपनी बात को कहने में और आसानी होगी। जैसे दूसरा सवाल हमारा है कि जैसे नए अधिवक्ता आते हैं तो बार एसोसिएशन वगैरह ये कहती है कि नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड मिलना चाहिए, उनका बीमा होना चाहिए, उनको मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन एक नया अधिवक्ता जब पंजीकरण कराने जाता है तो उसे 20 से 25 हज़ार रुपये पंजीकरण शुल्क के रूप में देना पड़ता है। तो इस पर भी तमाम अधिवक्ताओं से हमारी बातचीत हुई। हमारा अपना खुद का कहना है कि अधिवक्ता जब बन जाएगा तब हम उसके स्टाइपेंड की बात करेंगे। अधिवक्ता बनने में ही उसके पास जो संकट है, 25 हज़ार रुपये की उसको व्यवस्था करनी है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बार काउंसिल ये व्यवस्था दे कि जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, वास्तव में प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, उनका पंजीकरण मुफ्त हो, पंजीकरण शुल्क या नॉमिनल हो, इस तरह की व्यवस्था अगर वो बनाता है तो जो नए लड़के आते हैं वो आसानी से उनका पंजीकरण हो जाएगा। आप परीक्षा चाहे जितनी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर्थिक अधिभार जो तत्काल आप लगा देते हैं 20-25 हज़ार रुपये का, ये कहाँ तक उचित है? निश्चित रूप से कम होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग भी आपके माध्यम से बात को रखेंगे अपने बार काउंसिल के सम्मानित सदस्यों के सामने। बिल्कुल, इस तरह की बात को रखा जाएगा और निर्णय निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो उन लोग को भी समझना चाहिए, और हो सकता है कि वो लोग कोई निर्णय ले इस पर। नहीं, हमने इस पर मतलब मैं अपने इंटरव्यू में सारे अधिवक्ताओं से ये बात पूछता हूँ। अभी हरिप्रकाश मिश्रा जी से मैंने पूछा तो हरिप्रकाश जी ने कहा कि बिल्कुल गलत है, और एक प्रतिनिधि मंडल, उन्होंने कहा कि इस समय तो मुख्यमंत्री हैं हमारे ज़िले में, एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से चले और उनको इस बात से अवगत करावे कि आप सेंट्रल, चूँकि सेंट्रल का मामला है, केंद्रीय कानून है अधिवक्ता अधिनियम, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाए, और मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ सेंट्रल को अवगत कराएं कि भाई अधिवक्ताओं की प्रदेश में इस तरह की जो है समस्याएं हैं। ये व्यवस्था, चूँकि एक्ट में व्यवस्था है, जो 25 सदस्यों की जो बात हुई है वो एक्ट में है, और ये तब तक नहीं, इसमें कोई परिवर्तन होगा जब तक उस एक्ट में संशोधन नहीं होगा, और ये संशोधन जो है जब संसद करेगी तब होगा। तो इसके लिए निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत पहल करने की आवश्यकता है, तभी हो पाएगा ये। नहीं, बिल्कुल, आपके माध्यम से हम लोग इस बात से को हम लोग समझ लिए, और हम लोग भी अपने स्तर से इस बात को रखेंगे कि नए अधिवक्ताओं का पंजीयन जो है वो निश्चित रूप से बहुत कम में होना चाहिए, और ये बात रखा जाएगा, बार काउंसिल के सदस्यों के सामने भी रखा जाएगा। और बिल्कुल बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी और सेंट्रल का जो निर्णय होगा वो तो सबको मानना है, लेकिन ये कानून बनेगा तभी, इसमें कानून बनेगा तभी। लेकिन आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और इस प्रश्न वास्तव में ये काफ़ी पहले उठ जाना चाहिए था। काफ़ी पहले उठ गया होता तो हम लोग को लगता है कि उस पर सार्थक पहल हुआ। जैसे हम साई जी, हम जैसे मान लीजिए हम बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो संस्कृति है वो ये नहीं कहती है कि आप मज़े में हो गए तो आप अपनी चिंता करिए। बिल्कुल, आप आने वाले भविष्य की भी चिंता करिए। बिल्कुल, कि अगर इस तरह से अगर आप पेनाल्टी के तौर पर अगर कहीं पंजीकरण लगता है किसी को, ये पेनाल्टी है, इतनी रकम नहीं होनी चाहिए, अगले को ये लगे, क्योंकि वेलफेयर स्टेट की कल्पना हमारा संविधान करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारा संविधान करता है। और हर जगह अगर टैक्स लिया जाएगा, हर जगह अगर कोई रकम ली जाती है और लगता है ये टैक्स हम दे रहे हैं या पेनाल्टी दे रहे हैं,
तो ये ठीक नहीं मानी जाती नहीं, ठीक बात है। आपके माध्यम से इस बात को हम लोग भी उचित फोरम पे रखेंगे और इसका प्रयास करेंगे कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले और उनको पेनाल्टी के रूप में ये ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब अधिवक्ता, अब आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपकी बात को सिविल कोर्ट गोरखपुर में आपकी बात को महत्व दिया जाता है, और आप जब इस बात को कहेंगे, आपकी बात अगर हमारा नया अधिवक्ता या विधि का विद्यार्थी अगर सुनेगा तो उसे लगेगा ना कि कोई निरसाई है जो हमारी बात कर रहा है। तो इसके लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा ना, मुखर होना पड़ेगा। निश्चित, क्योंकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता मुखर होता है तो ये मान लिया जाता है कि सैकड़ों लोग उसके साथ जो है इस बात का समर्थन। नहीं, मैं बिल्कुल इस पर बहुत मतलब गंभीरता पूर्वक इस विषय को रखा जाएगा अपने उचित फोरम पे, और प्रयास किया जाएगा एक कम हो। तो आप छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे? हाँ, विद्यार्थी जीवन में छात्र संघ का चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन छात्र राजनीति में पूरी गहरी रुचि रही, और छात्र संगठनों का पदाधिकारी होने के नाते छात्र राजनीति में मेरी पूरी गहरी रुचि रही है। जैसे जनतंत्र में जनता जो होती है वो शक्तिशाली होती है, उसके मत के आधार पर ही सरकारें बनती हैं। जनता को उचित संसाधन उपलब्ध हो, बेरोजगारी की समस्या दूर हो, तमाम चीज़ों आप देखते होंगे अभी गाड़ियों की क्या स्थिति, जो गाड़ियां घर से नहीं निकल रही वो भी चालान हो जा रही हैं। तमाम हम लोग पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं साहब मेरी गाड़ी महाराजगंज में चालान हो गई, मेरी गाड़ी महाराजगंज गई ही नहीं कभी। ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास, तमाम मतलब मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है। अभी एक बिजली पायर का एक प्रकरण था, उनकी गाड़ी महाराजगंज में ऑनलाइन चालान उसका शो करता, वो कहता भाई साहब मेरी गाड़ी आज तक महाराजगंज नहीं गई है। तो ये तो कंटेस्ट करने की ज़रूरत है ना। बिल्कुल ज़रूरत है। तब जैसे जब समाज के अंदर किसी गलत चीज़ का विरोध होगा तो भी वो गलत चीज़ दूर भी होगी। अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था अखबार में कि अम्बेडकर चौराहे पे कोई ऑटो वाला बेचारा धरना देने लगा कि साहब मेरी गाड़ी जो है एक दिन में तीन बार चालान हो जा रही है, और वो वहाँ चाय वगैरह बेचता था नौकायान पे। या अभी आप ध्यान दिए होंगे, बहुत चर्चित मामला था कि एक पिता अपने पुत्र को लेके विद्यालय से अपने घर जा रहा था, और गाड़ी खड़ी करके वो इस बच्चे के लिए कुछ सामान लेने के लिए उतरा, तब तक वो क्रेन आई और बच्चे सहित गाड़ी को उठा ले गई। चीज़ें नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से। अच्छा, साहित्यिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि रही है? साहित्य से भी आपका जुड़ाव रहा है कि खाली विधि के ही क्षेत्र में आप लगातार जो है? अब कोई विशेष रुचि नहीं रही है। गोपाल दास नीरज साहित्यकार थे, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं जो है वो लिखा करते थे। आज तो नहीं है हम लोगों के बीच में। कोई कविता बचपन की है आपको जो गुनगुनाते हो, कोई गीत कविता? कुछ ऐसा तो हमें नहीं मिला। गोपाल दास नीरज जी को पढ़ा जरूर हूँ। जैसे मैं कुमार विश्वास को एक बार सुन रहा था, तो कुमार विश्वास साहब ने कई बार बहुत अदब के साथ गोपाल दास नीरज जी का नाम लिया था, और उन्होंने कहा था कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बाद नहीं बिल्कुल सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बाद अगर किसी को हिंदी साहित्य में वो मिला तो मैं गोपाल दास नीरज साहब को ही मानता हूँ। मैं नीरज साहब की कविता को मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी ये कभी कभी के साहित्यकार और कवि के बारे में ये माना जाता है ना कि जो समाज का की वास्तविक स्थिति का चित्रण करता है। बिल्कुल। गोपाल दास नीरज की कविता है कि कोई नहीं पराया अपना घर सारा संसार है जी। उसमें आगे आया है कि हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित है धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी, सुख न तुम्हारा सुख केवल इसमें जग का भी भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। जी भाई, आपकी जो उन्नति है, आप अगर श्रेष्ठ स्थान पर आज उपस्थित हैं तो वो सिर्फ आपका अपना मामला निजी नहीं है, आपके परिवार की प्रसन्नता तो ठीक है, आप पूरे मोहल्ले की प्रसन्नता हो जाते हैं, आप पूरे गांव के गौरव बन जाते हैं, और प्रदेश और राष्ट्र के गौरव बनते हैं आप। तो व्यक्ति की जो उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि के साथ उस समाज की भी उपलब्धि जुटी होती है। इसलिए उसका काम ऐसा होना चाहिए कि वो कार्य करे तो उससे लोगों को सीख मिले। गीता ये कहती है ना कि जैसे यद्यदाचरति श्रेष्ठ अस्तत्व देवेत्तरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते, कि जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं उसी का अनुकरण नीचे के लोग करते हैं। इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ पदों पर जो बैठा हुआ है, ये उसका दायित्व तो है कि वो जो कुछ भी करे वो लोगों के लिए अनुकरण बने। बिल्कुल ठीक बात है। भाई, भगवान का कहना है कि गीता में भगवान ने कहा कि मैं चाहूँ तो तीनों लोगों की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरे इच्छा मात्र से मुझे ना मिल जाए, लेकिन मैं इच्छा मात्र से नहीं लेता हूँ, आता हूँ
इस धरती पर आता हूँ और करके दिखाता हूँ, ताकि आम जनमानस ये समझे कि भगवान ने भी किया है, उन्हें प्रेरणा मिलती है ना। जी जी। तो कहीं से भी अगर आप श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठता का तात्पर्य यह है कि आपका जो आचरण है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसका गलत संदेश जाए। आपके एक एक आचरण का अवलोकन होता है, आपके एक एक कार्यों का अवलोकन होता है। जी जी। ताकि आने वाले लोग जो है उसका अनुकरण कर सकें। भाई आप अधिवक्ता हैं, आप जो बात हमारे इस कार्यक्रम में बोल रहे हैं वो एक एक बातें आपके लिए अनुकरणीय हैं। भाई जो नए बच्चे हैं वो आपसे कुछ न कुछ सीखेंगे, और जब अगर आपकी बातें सही हैं, तथ्यपरक हैं, विधिक हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें उससे बल मिलेगा उनके जीवन में, उससे उनको प्रगति करने में उनके लिए एक सहायक सिद्ध होंगी आपकी बातें। विधि का जो छात्र है वकालत करना चाहता है, उसके लिए कितना बेहतर भविष्य है इस क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, क्या कहेंगे? मैं बताया, पहले बताया आपको, बहुत विस्तृत क्षेत्र है। नए अधिवक्ताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पहले तो इस भ्रम को दूर करें, कचहरी में अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के पास जाकर विधि का काम शुरू करें। समय एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे तमाम चीज़ें हैं कि जैसे अभी मैं देखता हूँ तमाम और लोग भी जो डायरी दे के कचहरी जाते हैं। भाई साहब मैंने तो अब साहब जब मैंने वकालत शुरू की और आज भी मेरी इतने दिन की वकालत में भी मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी 20 साल की वकालत है, और 20 साल की वकालत में मैंने 20 दिन भी कचहरी को नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं था कुछ 20 मेरे डायरी देख के आप नहीं जाते हैं? मैं डायरी देख के नहीं जाता हूँ। कचहरी जाना है तो मुझे कचहरी जाना है, समय से जाना है, देर तक रहना है। जब तक सहायक अधिवक्ता था तब तक अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के हर आदेशों का पालन करना है। उनके साथ वो कहीं जा रहे हैं तो उनके साथ किताब लेके फाइल लेके चलना है, जाके पटवारी को देखना है। पहले भाई अब मेरा ये कहना है कि आप पहले जब कचहरी में जाएंगे तो 2-4-6 महीने तो आपको अभी कोड समझने में लग जाता है, फिर प्रक्रिया समझने में लगती है, फिर आर्डर शीट पढ़ने में समय लगता है। तो इन सब प्रक्रिया, इन सब विषय पर के बाद फिर आगे का नंबर, तो इतना तो जब आप समय देंगे, सीखेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत विस्तृत क्षेत्र है। और मैं तो मतलब कुल मिला के आने वाले अधिवक्ताओं के लिए विधि का जो व्यवसाय है वो उसमें उज्जवल भविष्य है। हमेशा मुझसे तमाम लोग आते हैं, अभी मतलब तमाम लोग हमसे कहते हैं कि भैया हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि यार मैंने मेहनत बहुत किया, और मैंने जब मेहनत किया तो उस समय मेरा ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल परिवार जिलाने और चलाने के लिए बोझ में, मैं जब मतलब मेरा एक वो था, मैं चाहता तो मेरे पिताजी भी सर्विस में थे, सब कुछ ठीक ठाक था, मैं भी 2 घंटा कचहरी जाता, 1 घंटा कचहरी जाता, नहीं जाता। लेकिन मैं तो बताऊं आपसे कि मैं इतने ऊंचाई चढ़ाई को देखा, लेकिन कभी मैंने कचहरी में आज भी कभी कभी मैं जब चूँकि आज सुरक्षा के दृष्टि से सभी गेट बंद रहता है, तो मैं जब इलाहाबाद बैंक वाले गेट से घुसता हूँ तो चूँकि जो कोर्ट का अर्दली खड़ा रहता है मुझसे कहता है कि आपके सभी सहयोगी आ चुके हैं, या वो लोग नहीं पहुँचे होते तो कहता है कि मतलब मैं इतना समय से जाता हूँ, गेट पे ही बता देता है बिल्कुल कि लोग आ गए हैं या नहीं आए हैं। तो ये है, और समय से तो ये बिल्कुल अपने भ्रम निकाल दें, मतलब बेहतर भविष्य है, बेहतर, बहुत बेहतर समयबद्धता होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में, समय का अनुपालन होना बहुत चाहिए। बेहतर भविष्य है, समयबद्धता के साथ काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें। क्लाइंट तो भाई आपसे तभी से जुड़ेगा कि जब उसके भाई वो तो बहुत कुछ सोच के आपके पास आया, वो तो बहुत विश्वास करके आया। आज के डेट में घर का भी कोई सदस्य सादे स्टैम्प पर सिग्नेचर नहीं करता है, सादे पेपर पर सिग्नेचर नहीं करता है कि एक क्लाइंट से आप 50 पन्ने पर साइन करवा लीजिए, 50 स्टैम्प पर साइन करवा लीजिए। बहुत अच्छा है, जो नए लड़के हैं, जो आने वाले लड़के हैं और जो विधि व्यवसाय कर रहे हैं नए लड़के, बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया और मुझे अवसर दिया कि मैं आपसे बात करूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।